कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर। यानी लगभग 5,029 मीटर। बिल्कुल। और वहाँ ऑक्सीजन इतनी कम है कि मतलब हर सांस लेने के लिए फेफड़ों को एक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। हाँ, और एक तरफ विशाल त्रिशूल पर्वत का शिखर है तो दूसरी तरफ नंदा घुंटी की चोटियां हैं। सही कहा। और इस भयानक बिल्कुल सुन्न कर देने वाली ठंड के बीच एक जमे हुए कटोरा जैसी झील है। और वहाँ अचानक बर्फ के बीच से कुछ सफेद आकार झांकते हुए दिखाई देते हैं। और वो सफेद आकार कोई पत्थर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इंसान की खोपड़ियां हैं। और एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों भी नहीं, बल्कि सैकड़ों मानव कंकाल इस बर्फीली झील में दबे हुए हैं। अरे बाप रे। और इसी जगह को आज हम, यानी पूरी दुनिया, रूपकुंड या कंकालों की झील के नाम से जानती है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है ये। हाँ, और हमारी आज की इस गहन चर्चा का जो मिशन है वो यही है। हम इस रूपकुंड के जमे हुए रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव इतिहास की एक ऐसी पहेली है जहां इतिहास, स्थानीय लोक कथाएं और मॉडर्न साइंस आपस में उलझे हुए हैं। हमारे पास आज जो स्रोत हैं उनमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, पुरानी कथाएं हैं और सबसे जरूरी बात, हाँ, 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस में छपी एक बहुत ही डिटेल्ड डीएनए रिसर्च भी है हमारे पास। एग्जैक्टली। और इसी सब के जरिए हम समझेंगे कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पैदा हुआ एक राष्ट्रीय सुरक्षा का डर 1000 साल के इतिहास को इस छोटी सी बर्फीली झील में समेट देता है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। जब आधुनिक दुनिया का ध्यान पहली बार इस झील पर गया, बात 1942 की है। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। हाँ, पूरी दुनिया में एक अजीब सी अनसर्टेनिटी थी उस वक्त। बिल्कुल। और तभी नंदा देवी नेशनल पार्क के एक रेंजर, जिनका नाम है एच.के. मंदवाल था, वो वहां पहुंचे अपने रेगुलर राउंड पर। राइट। बिल्कुल। हाँ, और गर्मी के कुछ हफ्तों में जब वहां की थोड़ी सी बर्फ पिघली तो उन्हें पानी और बर्फ के बीच ये सैकड़ों कंकाल बिखरे हुए दिखे। अब देखिए, 1942 का टाइम था, यानी ब्रिटिश भारत। जियोपॉलिटिक्स ऐसी थी कि ब्रिटिश सरकार को तुरंत लगा कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हैं। हाँ, उन्हें लगा कि जापानी सेना किसी खुफिया रास्ते से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। उस दौर में ऐसी पैरानोया होना बहुत आम बात थी। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। मतलब 16,500 फीट की ऊंचाई, वहां ना कोई सड़क है, ना कोई रिसोर्सेज। कोई सेना इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी? ये पॉइंट तो है, लेकिन उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से खौफ में थी। बर्मा की तरफ से जापानी सेना आगे बढ़ रही थी, तो उन्हें लगा कि शायद उन्होंने हिमालय का ये छिपा हुआ रास्ता चुन लिया हो। ओह, अचानक हमला करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो जल्दबाजी में एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जांच टीमें इस दुर्गम ऊंचाई पर भेज दी। लेकिन वो जो जासूसी और फौजी खतरे वाली थियरी थी ना, वो वहां जाते ही ताश के पत्तों की तरह रह गई। बिल्कुल। जब उन जांचकर्ताओं ने उन हड्डियों को ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये किसी भी मॉडर्न आर्मी के लोग तो नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि वहां ना तो कोई हथियार थे, ना कोई मॉडर्न इक्विपमेंट, ना मेटल की बेल्ट थी, ना ही बूट्स जो किसी वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर के पास होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हड्डियों की हालत देखकर ही क्लियर हो गया था कि वो बहुत बहुत पुरानी है। यहाँ पर ना मेरे दिमाग में एक साइंटिफिक उलझन है। मैं सोच रहा था कि अगर वो बर्फ में दबे थे तो उनकी बॉडी मम्मी की तरह सेफ क्यों नहीं रही? मतलब सिर्फ कंकाल क्यों बचे? हाँ, बर्फ तो चीजों को प्रिजर्व करती है ना, तो वहां सिर्फ हड्डियां कैसे बची रह गई? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, रूपकुंड एक डीप फ्रीजर की तरह काम तो करता है, लेकिन इसका टेम्परेचर साल भर एक जैसा नहीं रहता। अच्छा, टेम्परेचर बदलता रहता है। बिल्कुल। सर्दियों में झील पूरी तरह जम जाती है, लेकिन गर्मियों में बर्फ पिघलती है। तो ये जो फ्रीज थॉ साइकिल है ना, जमने और पिघलने का, इस वजह से बॉडी का मांस और स्किन धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ओह, समझ गया। और ऊपर से सूरज की यूवी रेज और तेज हवाएं भी तो होती है। हाँ, और उस ऊंचाई पर कुछ छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को खा जाते हैं। तो टाइम के साथ सिर्फ हड्डियां ही बची रह गईं। तो इस चीज ने उन जांच करने वालों को बता दिया कि ये मौत कुछ साल पहले नहीं बल्कि सदियों पहले हुई होंगी। अब जब फौजी खतरे वाली बात गलत साबित हो गई
तो जांच की दिशा पूरी तरह घूम गई। फिर उन्हें स्थानीय इतिहास और कल्चर की तरफ देखना पड़ा, क्योंकि अगर वो सैनिक नहीं थे तो इतनी भयानक ऊंचाई पर इतने सारे लोग कर क्या रहे थे। एग्जैक्टली और यहां से एंट्री होती है नंदा देवी राजजात यात्रा की। हाँ, ये यात्रा हर 12 साल में होती है और इसको एशिया की सबसे लंबी और कठिन पैदल तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। स्थानीय लोग सदियों से इस रास्ते पर चलते आ रहे हैं। और इन्हीं लोगों के बीच एक बहुत पुरानी कहानी है। एक लोकगीत है जो जनरेशन से जनरेशन गाया जा रहा है, कन्नौज के राजा जशदावल और उनकी रानी बालम्पा की कहानी, जो लगभग 600 से 800 साल पुरानी मानी जाती है। और इस कथा में जो ड्रामा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शास्त्रों के हिसाब से इस पवित्र रास्ते पर बिल्कुल शांति होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स थे। पर लोकगीत कहते हैं कि राजा जयसवाल बहुत अहंकारी थे। वो किसी नरम तीर्थयात्री की तरह नहीं गए थे वहां। हाँ, वो तो पूरा एक लश्कर लेके निकल पड़े थे। उनके साथ नर्तकियां थीं, दास-दासियां थीं और ऐशो आराम का सारा सामान था। और यहीं पर कथा और प्राकृतिक आपदा एक दूसरे से टकराती हैं। गीत में बताया गया है कि इस अपमान से नंदा देवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गईं। तो उन्होंने उनको सजा दी। बिल्कुल, उन्होंने आसमान से लोहे जैसे ओलों की बारिश करवा दी। उस ऊंचाई पर न कोई गुफा थी, न ही कोई पेड़ जहां वो छिप सके, तो वो सब के सब मारे गए। देखिए, आमतौर पर ना मॉडर्न साइंस इन लोकगीतों और ऐसी मिथोलॉजीज को बहुत क्रिटिकली देखता है, उतनी तवज्जो नहीं देता। हाँ, यूजुअली हम इन्हें बस कहानियां मान लेते हैं। लेकिन रूपकुंड के केस में जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इन हड्डियों को चेक किया तो रिजल्ट सच में शॉकिंग थे। उन्होंने देखा कि चोटें सिर्फ खोपड़ियों और कंधों पर थीं। यानी बॉडी के नीचे वाले हिस्से की हड्डियां पूरी तरह सेफ थीं। इसको फोरेंसिक की भाषा में कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। यानी ऊपर से आया हुआ कोई बहुत भारी झटका। बिल्कुल। अब चैलेंज ये था कि ये पता लगाया जाए कि ये चोट किसी वेपन से लगी है या किसी नेचुरल चीज से। वेट, उन्हें ये कैसे पता चला कि ये कोई हथियार नहीं था? मेरा मतलब है, अगर कोई युद्ध हो और ऊपर से किसी ने गदा या तलवार से मारा हो तो चोट तो तब भी सिर पर ही लगेगी ना। यहाँ पर फोरेंसिक डिटेल्स काम आती है। मैं बताती हूँ। जब किसी धारदार हथियार जैसे तलवार से हमला होता है तो हड्डी पर वी आकार का कट लगता है। अच्छा, वी शेप का मार्क बन जाता है। हाँ, और अगर किसी गदा जैसे भारी हथियार से मारा जाए तो हड्डी टूटती है और क्रैक्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में फैलते हैं, जिसे रेडिएटिंग फ्रैक्चर कहते हैं। तो रूपकुंड वाली खोपड़ियों पर कैसा निशान था? उन पर जो दरारें थीं वो छोटी थीं, गोल थीं और किसी बिना धार वाली चीज से लगी थीं, जैसे कोई गोल चीज सीधे आसमान से गिरी हो। ओह वाओ, जिसका लॉजिक तो यही बनता है कि उनकी मौत ओलों से ही हुई थी। हाँ बिल्कुल, पर विज्ञान ने जो डिटेल दी वो और भी डरावनी है। वो कोई नॉर्मल ओले नहीं थे। उन ओलों का डायमीटर लगभग 23 सेंटीमीटर था। वेट, क्या 23 सेंटीमीटर? मतलब लगभग एक क्रिकेट की बॉल या छोटी बॉलिंग बॉल जितने बड़े बर्फ के गोले। बिल्कुल, और ग्रेविटी और टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से जब इतनी ऊंचाई से इतना बड़ा ओला गिरता है तो वो किसी पत्थर जैसा हिट करता है। सर पर सीधा लगने से उनकी लगभग तुरंत ही मौत हो गई होगी। सच में ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और इस डिस्कवरी ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया था। क्योंकि एक लोकगीत जो पहाड़ों में सदियों से गाया जा रहा था, उसने एक फोरेंसिक एविडेंस को इतनी एक्यूरेसी के साथ संभाल कर रखा था। मौत कैसे हुई, ये पहेली तो सुलझ गई। तो अब किसी को भी लगेगा कि चलो केस क्लोज्ड। एक अहंकारी राजा था, एक भयानक तूफान आया और 800 साल बाद उनके कंकाल मिल गए। स्टोरी खत्म। हाँ, देखने में तो यही लगता है, पर कहानियां खत्म नहीं होती। साइंस ने एक और नया पेज पलटा जिसने इस केस क्लोज्ड वाली थ्योरी को पूरी तरह बदल दिया। ये वो 2019 वाली रिपोर्ट है ना, नेचर कम्युनिकेशंस वाली। एग्जैक्टली। और इसमें भारत के CCMB यानी सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद और दुनिया के कई और टॉप इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट शामिल थे। उन्होंने रूपकुंड से 38 कंकालों का पूरा DNA टेस्ट किया। और यहाँ ना मैं इस प्रोसेस को थोड़ा चैलेंज करना चाहूँगा। हम ऐसी हड्डियों की बात कर रहे हैं जो सैकड़ों सालों से बर्फ, धूप और बारिश झेल रही हैं। और उन्हें हजारों टूरिस्ट छू भी चुके हैं। हाँ, यही तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि DNA सैंपल में कोई कंटैमिनेशन हो गया हो? मतलब 1000 साल पुरानी हड्डी से प्योर DNA कैसे निकाल लिया? आपका पॉइंट बिल्कुल सही है और साइंटिस्ट भी इस बात को लेके बहुत क्लियर थे। इसीलिए उन्होंने टेस्ट के लिए किसी नॉर्मल हड्डी का यूज नहीं किया। उन्होंने पीट्रस बोन निकाली। पीट्रस बोन, ये क्या होती है? ये हमारी खोपड़ी के अंदर
कान के भीतरी हिस्से की एक हड्डी होती है और इसे पूरे बॉडी की सबसे डेंस, सबसे सख्त हड्डी माना जाता है। ओह अच्छा, तो इस सख्ती की वजह से डीएनए बचा रहता है। हाँ, ये बाहरी बैक्टीरिया और पोल्यूशन को अंदर नहीं आने देती। तो लैब के एकदम क्लीन एनवायरनमेंट में जब इस हड्डी को ड्रिल करके डीएनए निकाला गया तो वो ऑलमोस्ट 100% प्योर था। कमाल की टेक्निक है ये। और अब इस प्योर डीएनए ने जो कहानी सुनाई, हाँ। वो तो हद से ज्यादा हैरान करने वाली थी। साइंटिस्टों को वहां एक नहीं 3 अलग-अलग जेनेटिक ग्रुप मिले। बिल्कुल। पहले ग्रुप को उन्होंने ग्रुप ए कहा। इसमें 23 लोग थे और इनका डीएनए भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों से मैच कर रहा था। और इनकी एज क्या निकली? कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनकी मौत लगभग 800 से 900 ईस्वी के आसपास हुई थी। तब तो ये राजा जशधावल वाली कथा से पूरी तरह मैच कर रहा है। अगर रिसर्च यहीं रुक जाती तो सब परफेक्ट था। पर फिर आता है ग्रुप बी। हाँ, ग्रुप बी में 14 लोग थे और जब उनका डीएनए दुनिया भर के डाटाबेस से क्रॉस चेक किया गया तो वो भारतीय नहीं थे। तो वो कहाँ के थे? उनका डीएनए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन यानी आज के ग्रीस और क्रीट आइलैंड के लोगों से मिलता था। वेट, ग्रीस के लोग? हिमालय की 17,500 फीट की ऊंचाई पर? और मुझे याद है उनकी मौत का टाइम और भी अजीब था। सही याद है। इनकी मौत लगभग 1800 ईस्वी में हुई थी। 1800 ईस्वी मतलब भारतीयों की मौत से पूरे 1000 साल बाद। और हाँ, एक तीसरा ग्रुप भी था ना? हाँ, ग्रुप सी। इसमें सिर्फ एक इंसान था जिसका डीएनए साउथ ईस्ट एशिया का था। लेकिन सबसे बड़ा झटका यही था, ये 1000 साल का टाइम गैप। यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी एक ही तूफान में नहीं मरे थे। ये लोग वहां अलग-अलग सदियों में आए थे। रूपकुंड किसी एक हादसे की जगह नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी साइट है जहां बार-बार लोग मरे हैं। बिल्कुल। 1000 साल का गैप होना कोई छोटी बात नहीं है। इसको एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए कि एक हाईवे पर एक एंशंट, सदियों पुराना रथ एक्सीडेंट का शिकार मिलता है और फिर ठीक उसी जगह पर, उसी रथ के ऊपर एक 19वीं सदी की यूरोपियन बग्गी भी गिरती है। और दोनों का एक्सीडेंट एक ही तरीके से होता है। एग्जैक्टली। ये कोइंसिडेंस इतना बड़ा है कि मैथ्स और लॉजिक के रूल्स फेल हो जाते हैं। हजारों साल के अंतर पर 2 अलग महाद्वीपों के लोग आते हैं और दोनों का शिकार क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले करते हैं। यही चीज तो ह्यूमन माइग्रेशन की हमारी समझ को हिलाकर रख देती है। क्योंकि देखिए, रूपकुंड कोई सिल्क रूट जैसा ट्रेड रूट तो था नहीं। वहां से आगे कोई बड़ा शहर या देश भी नहीं आता। वो तो बस हिमालय की चोटियों के बीच एक बंद रास्ता है, एक डेड एंड। और वहां किसी युद्ध की निशानियां भी नहीं मिली। तो सवाल ये है कि 1800 ईस्वी में ग्रीस के लोग इस बिना ऑक्सीजन और बिना ट्रेड वाले रास्ते पर क्या ढूंढ रहे थे? जब ये रिपोर्ट आई थी ना, तो कुछ लोगों ने थ्योरी दी थी कि शायद ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के वंशज हों, जो भारत में रुक गए हों। हाँ, शुरू में सबने यही सोचा था, पर आधुनिक जेनेटिक्स ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। वो कैसे? अगर वो अलेक्जेंडर के सेना के वंशज होते और सदियों तक यहाँ रहते तो उनके डीएनए में लोकल लोगों का जेनेटिक एडमिक्सचर होता। यानी कुछ हिस्सा भारतीय डीएनए का भी होना चाहिए था। पर उनका डीएनए तो बिल्कुल प्योर ग्रीस वाला था ना? बिल्कुल प्योर मेडिटेरेनियन। इसका मतलब वो वहां हाल ही में आए थे। क्या वो यूरोपियन एक्सप्लोरर्स थे जो किसी गाइड के साथ वहां फंस गए, या फिर कोई स्पेशल पिलग्रिम थे? हम नहीं जानते। साइंस में ये तो बता दिया कि वो कैसे मरे और वो कहाँ से आए थे, पर वो वहां क्यों थे, ये 1000 साल के वक्त में कहीं खो गया है। पर चलिए, इन पास्ट के रहस्यों से निकलकर थोड़ा प्रेजेंट की बात करते हैं। आज वहां क्या हालात हैं? आज की रियलिटी बहुत दुख देने वाली है। जिस बर्फ ने इन कंकालों को 1000 साल तक सेफ रखा, आज वो खुद खतरे में है। रूपकुंड अभी भी राजजात यात्रा का रूट है और लोग वहां आते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। वो नेचुरल डीप फ्रीजर अब टूट रहा है और इससे एक और बहुत बड़ा ह्यूमन इशू सामने आ रहा है, टूरिस्ट्स और ट्रैकर्स का वहां जाना। हाँ, वहां अब इतनी भीड़ आती है और लोग बिना उस जगह की हिस्टोरिकल वैल्यू समझे उन पुरानी हड्डियों को सुवेनियर की तरह उठाकर ले जाते हैं। ये सच में बहुत मतलब एक ट्रेजेडी है। जो चीजें हजारों साल बची रहीं, उन्हें लोग घूमने आकर पॉकेट में डाल लेते हैं। और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिर्फ हड्डी की चोरी नहीं है। जब कोई वहां से एक खोपड़ी हटाता है तो वो उसका आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे आप लोग स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। एग्जैक्टली। वो हड्डी मिट्टी की किस लेयर में थी, उसके आसपास और क्या था, ये सब डिटेल्स जो हिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी हैं, वो मिट जाती हैं।
डीएनए टेक्नोलॉजी अभी और आगे बढ़ेगी। हो सकता है 50 साल बाद हमारे पास और अच्छी टेक्नोलॉजी हो। बिल्कुल। पर अगर क्लाइमेट चेंज और ये चोरी ऐसी ही चलती रही तो वो एविडेंस उस एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बचेंगे ही नहीं। ये बहुत सैड रियलिटी है। मतलब 16,500 फीट की ऊंचाई, आसमान से बरसे मौत के गोले और 1,000 साल का वक्त, इन सब ने मिलकर भी इस इतिहास को नहीं मिटाया। और आज का क्लाइमेट चेंज और हम इंसान इसको हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। अगर हम इस सारी चर्चा को समराइज करें तो रूपकुंड सिर्फ एक डरावनी झील नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां 800 एडी के भारतीय तीर्थयात्रियों से लेकर 1800 एडी के मिस्टीरियस ग्रीक ट्रैवलर्स दफन हैं। हाँ, और ये इस बात का प्रूफ है कि हमारी लोक कथाओं और गीतों में कभी-कभी एग्जैक्ट साइंटिफिक सच्चाई छुपी होती है, बस हमें उन्हें ध्यान से सुनना होता है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक ख्याल है जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है। रूपकुंड का ये रहस्य तभी खुला ना, जब वहां की बर्फ थोड़ी पिघली और वो हड्डियां बाहर आईं। बिल्कुल। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय और दुनिया की बाकी और ऊंची चोटियों और पोल्स की बर्फ तेजी से पिघल रही है। तो जैसी दुनिया थी वो बदल रही है। सही बात है। बर्फ अपने अंदर बहुत कुछ छिपाए हुए हैं। तो क्या इस पिघलती बर्फ के नीचे ऐसे और भी रूपकुंड हमारा इंतजार कर रहे हैं? आने वाले कुछ सालों में जब ये ग्लेशियर्स और पिघलेंगे तो क्या मानव इतिहास की कुछ ऐसी भयानक और अजीब डिस्कवरियां हमारे सामने आएंगी जो ह्यूमन हिस्ट्री और माइग्रेशन की हमारी सारी समझ को पूरी तरह पलट के रख देंगी? शायद इन सवालों का जवाब दुनिया के किसी ऊंचे शिखर पर पिघलती बर्फ के ठीक नीचे छुपा हुआ है।